कि राजस्थान को आज इसी चीज़ की ज़रूरत थी और राजस्थान सरकार आज ये विधायक लाकर और जो संगठित अपराध राजस्थान के अंदर हो रहा है उसके संदर्भ में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। सभापति महोदय, ये संगठित अपराध कई दिशा के अंदर हो रहा है। पेपर लीक के संदर्भ में भी संगठित अपराध हो रहा है। उसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई है और वह कहाँ तक पहुँचा, एक लंबी दास्तां है। जो पेपर बनाने वाले, जो आरपीएससी के अंदर पेपर बनाने के लिए अधिकृत जो पैनल है, वहाँ से शुरू होकर और पेपर लीक तक का सफर है। पर मादक पदार्थ, शराब, एनडीपीएस में भी संगठित अपराध है। आज सबसे बड़ा अगर हमारे प्रदेश के सामने चुनौती है तो वो सिंथेटिक ड्रग्स है। सबसे बड़ी अगर चुनौती है तो हमारे प्रदेश में एमडी और स्मैक है। अगर इसको आज हम लोग रोकेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों के लिए एक अच्छा विचार नहीं रखेगी। कॉमरेड बोल रहे थे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ तक, और सच्चाई ये है कि हर गांव क्या ढाणियों तक ये एमडी और स्मैक आ चुकी है। अगर हम लोग इस पारे के अंदर जड़ तक हम चर्चा कर कर और कुछ समाधान नहीं निकाल पाए तो ये गंभीर स्थिति बनी हुई है, वो हम लोगों के हाथों से बाहर चली जाएगी। आज भूमि के संदर्भ के अंदर जो संगठित भू माफिया है, उसकी जड़ और कारण क्या है, किस नियम और किस कानून और किस प्रक्रिया के माध्यम से हम इन संगठित अपराध को रोक नहीं पा रहे। मेरे पार्टी ने सीमित समय दिया मेरे को, नहीं तो इन तमाम इसके अलावा भी जो संगठित अपराध है उसके संदर्भ में मैं बात करता हूं। ये सीमित समय है, इसलिए सभापति महोदय मैं एक दो के संदर्भ में ही बात कर सकता हूं। आज प्रदेश के अंदर जो पुलिसिंग का हमारा तरीका है, इसको बदलने की आवश्यकता या नहीं है? क्या सिर्फ हम लोगों की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए, और क्या पुलिसिंग पैटर्न है उसके अंदर हमारे वर्टिकल डिवीजन लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में हम लोगों को चर्चा कर ये पुलिसिंग का पूरे के पूरे पैटर्न नहीं बदलना चाहिए। आज हम लोगों के लिए जो भी सबसे बड़ी चुनौती है कि लीगल टीम, जो भी अपराधी है वो अपने संसाधन के ताकत पर कानूनन लड़ाई लड़कर और उससे संरक्षण प्राप्त कर लेता है। उसके कारण आज प्रदेश के अंदर ये गतिविधियां बढ़ती ही जा रही थी। सभापति महोदय, आज बजरी के संदर्भ के अंदर आज 5 साल और उससे पहले जो प्रदेश के अंदर संगठित अपराध हो रहा है, मैं लगातार ये सोचता आ रहा था और आज भी मैं ये सोच रहा था कि जो सोमभू राजस्थान विधानसभा के सबसे सीधे सदस्य है वो तो इस प्रदेश को कम से कम सच्चाई बताएंगे, पर कभी भी सदन के अंदर उनके मुख से मैंने नहीं सुना। जब एक तरफ तो सबसे सीधे और उसके बाद में बाबा और दादा, एक तरफ तो सबसे सीधे और दूसरे तरफ आंख लड़ाकर बात नहीं करने वाले। सभापति महोदय, हंगामा क्यों होता है? जो मूल मुद्दे हैं उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? जो आज प्रदेश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी जड़ का सदन के अंदर हम चर्चा कर कर प्रदेश को सच्चाई क्यों नहीं बताते? नई नई तरह की संस्कृति आ गई है। हमारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य संस्कृति ला रहे हैं और प्रदेश को उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है उसके बारे में। जो मूल मुद्दा है, मूल समस्या, उसकी तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन करवाकर फिर प्रशासन जाता है, पुलिस जाती है, उस धरना प्रदर्शन के अंदर कैसे उठे, मीठी गोली दे देते। वो मीठी गोली कोई उन लोगों ने अपनी एक दुकान बना रखा है। सभापति महोदय, ये मीठी गोलियां देना कब हम बंद करेंगे और प्रदेश को हम लोग कब सच्चाई बताएंगे? सवाल ये है, क्या प्रदेश के अंदर ये संस्कृति हम लोगों के लिए सही है? उन मीठी गोलियां चाहे सीकर के अंदर दी, क्या उस बच्ची को मेडिकल के अंदर दाखिला हो गया है?
किसी ने यह पूछा, उन महानुभाव से पूछा, उन अधिकारियों से पूछा जो प्रिविलेज अपने आप में लेकर और इस समाज के अंदर, इस व्यवस्थाओं के अंदर जाते, उनसे पूछा। जोधपुर के अंदर उस सैनिक को जो उस दिन घोषणा हुई, उस सैनिक के साथ क्या वो तमाम बातें की गई है वो लागू हुई या नहीं हुई? ये तमाम ऐसे जो मीठी गोलियां देने की बातें हैं वो तमाम जगह ये कि ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। सभापति महोदय, आज बजरी के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा अगर संगठित गिरोह और उसको संरक्षण देकर और उसके माध्यम से क्या क्या खेल इस राजस्थान के अंदर हो रहा है। सभापति महोदय, ये बजरी का रॉयल्टी से बजरी की माइनिंग का लीज देने का क्या सफर रहा है। आज भ्रांतियां फैलाई जाती है कि इस बजरी के अंदर 50 रुपए की रॉयल्टी है और बजरी में इतने पैसे क्यों ले रही है। बदनाम हमको किया जाता है, सरकार को किया जाता है, पर यह हकीकत प्रदेश को कौन बताएगा? क्या राजस्थान की सरकार ने यह किया? नहीं, राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। बजरी के रॉयल्टी के ठेके से लीज का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजस्थान के अंदर बजरी के रॉयल्टी से बजरी के लीज की व्यवस्था हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राजस्थान के अंदर रॉयल्टी के ठेके की व्यवस्था खत्म की जाए, जो न्यूनतम 45 रुपए हुआ करती थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज राजस्थान के अंदर ओपन बिड हुई। ओपन बिड होकर जो सबसे ज्यादा रॉयल्टी के अंदर जिसने बोली दी और उसको रॉयल्टी का ठेका मिला है। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम लोगों का, राजस्थान के नागरिकों को आज बजरी महंगी मिल रही है। और इस महंगी मिलने का कारण क्या है? कभी भी सदन के अंदर ये बात नहीं करी गई। आरोप प्रत्यारोप। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। आज मेरे बाड़मेर जिले के अंदर 2012 के अंदर 58 करोड़ 52 लाख रुपए के अंदर बजरी का जो सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान की सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो ऑक्शन हुआ उसके अंदर लीज धारकों ने वो ऑक्शन लिया। 12-13 से लेकर बाद में राजस्थान सरकार ने उसके व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया। उस व्यवस्थाओं को परिवर्तन को वापस सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान की सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उस समय जो लीज धारक थे उन्हीं के माध्यम से ही सिर्फ खनन हो सकेगा, उसके अलावा किसी और के माध्यम से नहीं हो सकता। यह राजस्थान की जनता को कौन बताएगा? यह राजस्थान को, जनता को बताने की जिम्मेवारी हम लोगों की, हमारे सदन की है कि राजस्थान की जनता को सच्चाई पता चले। कितने साल 50% पैसा 2012-13 के अंदर जमा हो चुका था। उसका ब्याज कितना होता है? 18% से। उसकी अगर कोई गणना कर ले तो पता चल जाएगा। सिर्फ बाड़मेर के लीज की जो कीमत थी वो 107 करोड़ के रुपए के करीब बनी। और वो पैसा किससे लिया जाएगा? वो हम आम लोगों से लिया जाएगा। बातें करी जाती है कि राजस्थान सरकार ये कर रही है, राजस्थान सरकार ये कर रही है। सभापति महोदय, सबसे सस्ती अगर बजरी इकाई मिल रही है राजस्थान के अंदर, वो मेरे जिले बाड़मेर के अंदर मिल रही है। उसके अंदर भी 2 श्रेणी बनाई गई। जो बाड़मेर जिले के आम जो नागरिक है वो ट्रैक्टर के माध्यम से अगर बजरी लेकर जाएंगे तो सिर्फ 300 रुपए टन मिलेगी। और व्यवसायिक तौर के ऊपर बजरी लेकर जाएंगे वो 400 रुपए ट्रक के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। और जो स्वयंभू बजरी के मामले के अंदर आगेवान हो रहे हैं, उनके खुद के जिले के अंदर क्या स्थिति है? वो महंगी है। मैं पूछना चाहता हूं वो महंगी क्यों है? और वो जो ऊपर का पैसा जो ट्रैक्टर के अंदर 350 रुपए और ट्रक के अंदर 450 रुपए लग रहे, वो ऊपर का पैसा ये विवाद के कारण किनकी जेबों में जा रहा है? ठेकेदार की जेब में नहीं जा रहा है। जो विवाद करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उसको अंदर लेकर जा रहे हैं। सभापति महोदय, अगर हकीकत क्या है इस बजरी की, जिसमें ये लीज प्रीमियम का खर्चा, वो तो मैंने उसका उल्लेख किया, इसके अलावा क्या क्या हो रहा है और वो किससे लिया जा रहा है? हम आम उपभोक्ता से लिया जा रहा है। सभापति महोदय, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और वो कैसे रोके उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो विवाद ही विवाद कर रहे हैं। क्या डीएमएफटी का पैसा हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है?
क्या RSMT का पैसा हम लोगों से, आम उपभोक्ता से नहीं लिया जा रहा है? ये सब केंद्र सरकार का प्रावधान है सभापति महोदय। क्या GST शुल्क हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है? यह केंद्र सरकार का प्रावधान है सभापति महोदय। क्या पर्यावरण विभाग का शुल्क CTFS केंद्र सरकार का प्रावधान यह हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है? क्या वन और पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली के जो शुल्क इत्यादि है वो केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, वो हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है? इसके अलावा जो 4 साल देरी हुई है, उस 4 सालों के अंदर बजरी की क्या स्थिति राजस्थान के अंदर हुई, उसके कारण ये महंगी हुई है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए? बजरी, सीधी बजरी हम लोग खनन नहीं कर सकते, ये प्रदेश में किसी को हम लोगों ने बताया नहीं बताया। आज बजरी छनाई करने के लिए जो स्क्रीनिंग प्लांट लग रहे हैं, यह खर्चा कौन देगा और इसका फैसला किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट और NGT ने किया, किसी सरकारों ने नहीं किया। आज निगरानी के लिए, स्टेशनरी के लिए, CSR का खर्चा और कई तरह की बिगाड़े जिसका उल्लेख अगर यहाँ करें तो वो एक तरह से हम लोग, आयकर जो इनकम टैक्स है वो भी हम लोगों से, आम उपभोक्ता से लिया जा रहा। महोदय, इतने खर्च, सभापति महोदय, मैं 2 चीजें इस सदन में रखना चाहता हूं जो राजस्थान की जनता को पता लगनी चाहिए। सभापति महोदय, NGT ने क्या फैसला किया है? NGT ने यह फैसला किया है सभापति महोदय, NGT की 23 दिसंबर 2020 के अंदर जो फैसला किया उसके अंदर, द लीजेस shall not sell and dispatch the mine sand directly from the river bed to the customer destination. Instead, the lessee shall first transport mine sand to the designated transit depot to be mentioned within 5 kilometer radial distance from the river bank and sell and dispatch sand to customer destination only from the transit depot. This would entail the following. यह फैसला किया है सदन के अंदर, कभी भी चर्चा हुई, देश में कभी भी चर्चा हुई कि आम उपभोक्ता नदी के या किसी और जगह से सीधा बजरी नहीं ले सकता है? कानूनन तौर पर वो अवैध है अगर वो वहां से बजरी लेता है। आज मजबूरन क्या क्या चीजें हो रही वो अलग बात है, पर कानून क्या कहता है कि पहले सिर्फ वो लीज धारक उस नदी से बजरी लेकर और अपने खुद के डिपो के अंदर लेकर जाएगा और फिर उसको खरीदने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति उसको खरीद सकता है। ये नियम बना हुआ है सभापति महोदय, कभी भी इस नियम की चर्चा हुई है? नहीं हुई। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, ये जिम्मेवारी अपनी नहीं है? आज राजस्थान को ये बताने की और किसकी जिम्मेवारी है? ये संगठित अपराध क्यों हो रहा है? सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जुलाई और अगस्त के अंदर राजस्थान के अंदर किसी भी जगह माइनिंग नहीं हो सकती है, कोई भी माइनिंग नहीं कर सकती है। राजस्थान सरकार भी माइनिंग नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी माइनिंग नहीं कर सकते, डिफेंस पर्पज से भी माइनिंग नहीं हो सकती है। जुलाई और अगस्त के अंदर संपूर्ण बजरी का बैन है। सभापति महोदय, ये जो समय और टाइमिंग है, इस तरह की बातें और विवाद करने वाले, मैं ये जानना चाहता हूं ये किसका फायदा करना चाह रहे हैं? राजस्थान की जनता का फायदा करना चाह रहे हैं या उन ठेकेदारों का फायदा करना चाहते हैं? सभापति महोदय, मेरा मानना है नहीं, राजस्थान की जनता का फायदा नहीं करना चाह रहे, वो ठेकेदारों का फायदा करना चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मैं कानून, नियम और व्यवस्था और तर्क के आधार पर यह बोल रहा हूं, सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, और मैं तमाम चीजें जो बोल रहा हूं उसको ऑन कर रहा हूं। सभापति महोदय, आज जो लीगल माइनिंग है उसके अंदर जो एक गरीब गांव का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर से ट्रांसपोर्टेशन कर लेकर जा रहा है, वो अपने ट्रैक्टर के अंदर सिर्फ 3 टन लीगल माइनिंग कर सकता है, और वो भी ट्रैक्टर कौन सा? जो कॉमर्शियल हुआ है। वो कॉमर्शियल के अलावा किसी ट्रैक्टर की माइनिंग के अंदर के माध्यम से वो ले जा नहीं सकता है। इसके बारे में भी कभी अपन ने चर्चा करी है? नहीं। तमाम जो ट्रैक्टर जो कॉमर्शियल नहीं है, उसके अलावा बजरी की माइनिंग हो रही है, वो इलीगल माइनिंग है। 3 टन क्या ट्रैक्टर के अंदर वो माइनिंग से बजरी ले जाकर अपने गरीब झोपड़ी के लिए और मकान बनाने के लिए लेकर जाएगा? कितने पैसा उस गरीब को लगेगा? मजबूरन वो 3 टन की जगह और ज्यादा उसमें बढ़ता, और वो पूरी की पूरी लोग और व्यवस्था क्या कहते हैं, अवैध बजरी है। आज जो ओवरलोड बजरी नहीं लेकर जाएंगे तो बजरी कितनी कीमत उसकी बढ़ेगी, हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये बात, ये सच्चाई
हम लोग नहीं तो इसकी चर्चा करते हैं, नहीं राजस्थान को जनता को बताते हैं ये कानून और ये नियम है। इन कानून और नियमों के अंदर अगर हम लोग बदलाव नहीं करेंगे तो ये सस्ती बिजली नहीं दे सकते हैं। किसी को आरोप प्रत्यारोप हम लोग क्यों नहीं लगा सकते। और प्रावधान क्या है, अगर नॉन कॉमर्शियल ट्रैक्टर होगा तो उसके ऊपर पूरे की पूरी पेनल्टी भी कितनी महोदय, 10 गुनी। अगर 50 रुपए रॉयल्टी है तो 1 टन की उसके ऊपर 500 रुपए की रॉयल्टी, और उसके बाद में 1 लाख रुपए एनजीटी का और जुर्माना। इसी तरह से ये जुर्माने बाकी दूसरे के ऊपर भी है। अगर 25 लाख से ऊपर के हैं तो 4 लाख, 25 लाख से नीचे और 5 से 10 साल पुराने हैं तो उसमें 3 लाख। इस तरह का एक अलग व्यवस्था है। सभापति महोदय, आज 2 जगह मेड़ता के अंदर, नागौर के अंदर बजरी खनन अगस्त के अंदर बंद हो रहा है। जुलाई और अगस्त के अंदर कोई खनन नहीं कर सकता है। आम उपभोक्ता नागौर का कहां से बजरी लेकर आएगा? अब सभापति महोदय मैं पूछना चाहता हूं। उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इकलौता विकल्प। और नियम क्या कहते हैं सभापति महोदय? वो लीज धारक ही उसके अंदर इंटाइटल्ड है स्टॉक रखने के अलावा। लीज धारक के अलावा राजस्थान के अंदर किसी के पास अधिकार नहीं है जो स्टॉक रख सकता है। और सभापति महोदय, स्टॉक भी कितना रख सकता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी पंचायत नियम अनुसार 2 ट्रक से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकती है। वो तमाम जो पंचायत है, कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने 2 ट्रक से ज्यादा अगर स्टॉक किया वो सब के सब अवैध है। ये विजिलेंस का खेल, ये धरना प्रदर्शन का खेल, ये विवाद का खेल, ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए? राजस्थान सरकार का खुद का नोटिफिकेशन फरवरी 7, 2014 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है, एसओ नंबर 188 के अंदर, कि बजरी के लिए 1200 क्यूबिक फीट से ज्यादा कोई भी बजरी का स्टॉक नहीं कर सकता। 1200 क्यूबिक फीट कितनी होती है? 48 टन। तो किसी को भी अधिकार नहीं है। ये सच्चाई हम राजस्थान को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और मजबूरन हम लोगों को कहां जाना पड़ रहा है? ये तमाम जो विजिलेंस की नाटक किए जा रहे हैं कि विजिलेंस भेजो, नियम बताओ, कानून के हिसाब से। क्या नियम, कानून और विजिलेंस से राजस्थान की जनता को सस्ती बजरी मिलेगी? नहीं। नियम, कानून और प्रक्रिया से किसी को फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार को होगा। ठेकेदार को क्यों होगा? क्योंकि इकलौता ठेकेदार के पास ये अधिकार है कि वो स्टॉक कर सकता है। और आज मेड़ता के अंदर अगस्त के अंदर लीज खत्म हो रही है, पाली के अंदर, रायपुर के अंदर अगस्त के अंदर लीज खत्म हो रही है। इन 2 महीनों के अंदर तो किसी प्रकार का खनन नहीं हो सकता है। उसके बाद भी 6 महीने तक सभापति महोदय जो स्टॉक लीज धारक के पास है, सिर्फ उसके पास अधिकार है कि वो बजरी किसी और को दे सकता है। आज भी राजस्थान सरकार, जहां भी ये लीज की अवधि खत्म हो चुकी है, कई जगह लीज की अवधि खत्म हो चुकी है। भीलवाड़ा में, कोतरी के अंदर हो चुकी है, नाथद्वारा में हो चुकी है, जालोर में हो चुकी है, राजसमंद के अंदर हो चुकी है। ये तमाम जगह जहां लीज की अवधि खत्म हो चुकी है उसमें डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट मंगाकर और उन तमाम जगह के अंदर जो भी पॉलिसी बनानी है वो पॉलिसी बनाकर अगर हम लोग लोगों तक बजरी नहीं पहुंचाएंगे तो इकलौता जो बजरी का सूत्र होगा वो उस लीज धारक के पास ही है, उसके पास स्टॉक है। ये सच्चाई अगर हम लोग नहीं बताएंगे और इस तरह के फैसले हम लोग नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मेरे खुद के यहाँ भी 19 अक्टूबर के अंदर 55 के अंदर लीज खत्म हो रही है। गुड़ामालिनी के अंदर 7 मार्च को लीज खत्म हो रही है। ये लीज खत्म होने के बाद और स्थिति खतरनाक होगी। तो मेरा यह निवेदन है कि ये तमाम जो बजरी माफिया जिसके माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जो भी ये चीजें करते हैं अंत के अंदर उसके अंदर टॉक की बात करता हूं मैं। टॉक के अंदर बहुत बड़ा उन लोगों ने नाटक किया कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खुद जाकर और एफआईआर, वो एफआईआर किसके हित के लिए हुई है? मैं जिम्मेवारी से आज बोल रहा हूं, जिस दिन वो लीगल प्रोसिक्यूशन होगा उस दिन पूरा राजस्थान देख लेना, वो एफआईआर ठेकेदार के हित के लिए हुई है। वो एफआईआर ठेकेदार के हित के लिए हुई है, उन गरीब मजदूरों के लिए एफआईआर के अंदर है। जिस तरह से वो एफआईआर लिखी गई है बहुत ही वीक एफआईआर लिखी गई है, और सिर्फ किसको फायदा पहुंचाने के लिए? और ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए। और पूरे राजस्थान में क्या बताना कि मैं बजरी की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इस तरह का भी संगठित अपराध के अंदर जो संरक्षण जो है, क्या इस बिल के अंदर इन लोगों के लिए प्रावधान किया गया या नहीं किया गया, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। और मैं सदन
और सदन के बाद में प्रशासन को और पुलिस को भी कहना चाहता हूं, इस तरह का खेल मीठी गोलियां का बंद करो। राजस्थान को बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। इस तरह की संस्कृति आप लोग बंद करो। ये संस्कृति की बात इसलिए कर रहा हूं कि लंदन के अंदर आज से 10 साल पहले लंदन के अंदर बहुत बड़ा उत्पाद हुआ था। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी वहां बैठी, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या फाइंडिंग रही कि पूरे समाज के अंदर ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस हो रहा। उसके कारण जिस परिवार के अंदर बहुत संसाधन है, उसके बावजूद में उसके रैक में 500 टी शर्ट, उसके बावजूद भी $1 का टी शर्ट लेकर उसके परिवार का सदस्य वहां जा रहा। हम किस तरह की संस्कृति यहाँ पनपाना चाह रहे हैं? ये तमाम संस्कृति, तमाम जड़ें, ये काले कांच की गाड़ियां चल रही है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चल रही है, और हम लोग उस काफिले के अंदर उनकी मदद कर रहे हैं। इस तरह के जो हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, वो ही संगठित अपराध की जड़ है। और इस तमाम संगठित अपराध की जड़ को अगर हम लोग नहीं मिटाएंगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान पुलिस को। पिछले दिनों के अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। आज संगठित अपराध की जड़ को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सदन की जिम्मेवारी बनती है, सदन की आज दुनिया के अंदर बताने के लिए, विवाद करने के लिए बोलते हैं जब सरकार में ये होती है कि साहब ये जनप्रतिनिधि की डिजायरों से अधिकारी होते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा खेला है। मेरे खुद के सामने भी ये खेले बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि को कहता है कि साहब आप इस डिजायर दे दो इस फलाना अधिकारी की, तो वो जनप्रतिनिधि फट उसकी डिजायर कर लेता है, और उसको वहां ट्रांसफर करवानी होती है तो कुछ सेकंड भी नहीं लगवाते। बदनाम कौन होते हैं? बदनाम जनप्रतिनिधि होते हैं। ये कई तरह के खेल हैं। जो शराब के रास्ते बिकना सबको पता है। जो डिस्टिलरी वाले हैं, किसी के पास बैठकर 5 मिनट बात कर लो कि ये शराब के रास्ते कैसे बिकते हैं। बदनाम जनप्रतिनिधि करते हैं, को करते हैं, बदनाम सरकार को करते हैं। ये जो तमाम चीजें हो रही है, उसके अंदर हम सभी जिम्मेवार हैं। सिर्फ सरकार को जिम्मेवार बताकर आप उन लोगों की अप्रत्यक्ष तौर पर मदद कर रहे हैं। विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहता हूं, आप सिर्फ यहाँ के एमएलए को काला कर उन लोगों की मदद करना चाहते हो कि इस समस्या को जड़ से मिटाना चाहते हो, तो इस तरह के बिल के ऊपर आप विवाद नहीं करो। इस बिल के अंदर जो कमी है उसकी हम लोग चर्चा करें, उस कमी के बारे में चर्चा कर संशोधित कर ये भविष्य के अंदर ये बिल कैसे मजबूत हो, ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। जहन में बातें बहुत है, राजस्थान के सामने समस्या ही बहुत है, और आने वाले समय के अंदर भी हम लोगों के सामने अलग अलग चुनौती है। जो आईटी के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि साइबर क्राइम हो रहा है, कि ये साइबर क्राइम हो रहा है, इसके बाद जो चुनौतियां सभापति महोदय, उसके बारे में हम लोग जानकर, हम लोग चर्चा कर हम लोग नियम नहीं बनाएंगे तो कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम आने वाले टाइम के अंदर, भविष्य के अंदर बढ़ने वाला है, उसके संदर्भ में हम लोग अगर आज भी चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिस माध्यम से, जिस तेजी रफ्तार से हम लोगों से और ये क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम है और ज्यादा बढ़ रहे हैं। उन लोगों के पास वेपन कैसे है, उन लोगों के पास गाड़ियां कैसी है? हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उन लोगों की जैसी गाड़ियां हम लोग भी पुलिस को मुहैया कराई। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए। उनके पास वेपन है, उससे अच्छे वेपन है। बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर रहे हैं, आज स्टील बुलेट इन अपराधियों के पास है, क्या वो बुलेट प्रूफ जैकेट को छेद कर अंदर उस पुलिसकर्मी के नहीं जा सकती है? ये सब बातें पता, और हम लोग अगर चर्चा नहीं कर हम लोग पहल नहीं करेंगे तो राजस्थान में कौन पहल करेगा? आज इन संगठित अपराधियों के खिलाफ हम सबको, पक्ष और विपक्ष को संगठित होकर राजस्थान से तमाम संगठित अपराधियों को बाहर निकालना, ये प्रण लेना चाहिए। और इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने की। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।